सन 1927 में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तभी राष्ट्रीय संगठनों ने राष्ट्र का अपमान समझा। इसका देशव्यापी विरोध हुआ। 30 नवंबर को लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंडित नेहरू तथा पंत जी पर पुलिस ने लाठियों से क्रूर प्रहार किया। सन 1937 में कांग्रेस बहुमत में आई। तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और पंत जी इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। लीग के साथ समझौता न हो सका। इधर अंग्रेज गवर्नर का असहयोग, साथियों का शासन में सीमित अनुभव और दूसरी ओर पहली बार राष्ट्रीय सरकार बनने से जनता का उत्साह और अपेक्षाएं। लेकिन सारी विषमताओं के बावजूद पंत जी की सरकार ने अभूतपूर्व क्षमता दिखाई। सन 1946 के आम चुनाव में कांग्रेस फिर बहुमत में आई और उसकी सरकार बनी। पंत जी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और सन 1955 तक प्रांत को अपना मार्गदर्शन देते रहे। He gave an excellent administration to the state, and Uttar Pradesh was held out as a model state for the rest of India. इस बिल के द्वारा हम अपने सूबे में एक शांतिमय क्रांति करने जा रहे हैं और साथ ही समाज के ढांचे को भी बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने खूब तरक्की की। दरअसल उत्तर प्रदेश के विकास और निर्माण की नींव पंत जी के ही समय में पड़ी। पंत जी ये मानते थे कि आर्थिक प्रगति कृषि, बिजली और संचार साधनों के विकास से ही संभव है और विकास की उपलब्धियों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए भूमि व्यवस्था में सुधार आवश्यक है। उनका जीवन बहुत व्यस्त था और वो रोज 15-16 घंटे काम किया करते थे। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। हर आदमी को उनके पास अपनी जरूरत या शिकायत लेकर पहुंचने की खुली छूट थी। पंत जी सबकी बात सुनते थे, लेकिन करते वही थे जिसे सही मानते थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव तो उन सब पर पड़ा जो उनके संपर्क में आया। स्वाभाविक था कि मुझ पर तो पड़ा ही, और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो आज भी मुझे उसी तरह से याद हैं, क्योंकि उनसे पता चलता है कि पिताजी का दृष्टिकोण कर्तव्य परायणता के प्रति क्या था। भगवान में उनका विश्वास था, कट्टरपंथी नहीं थे। अपने जीवन में एक आधुनिक दृष्टिकोण लेके वो चले, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके, और उन्होंने अपने को बदला और साथ साथ वो सेक्युलर थे। कोई भेदभाव उनके मन में था ही नहीं। दिसंबर 1954 में पंत जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। वो लखनऊ से दिल्ली चले आए और जनवरी 1955 में केंद्र में गृह मंत्री बन गए। दिल्ली आने के बाद पंत जी को अपने लिए विशेष स्थान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मंत्रिमंडल में नेहरू जी के बाद उनका दूसरा स्थान था। जब हम पंत जी के बारे में सोचते हैं तो एक तरफ तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और दूसरी तरफ
उनकी दृढ़ता, उनकी बहादुरी गंभीर समस्याओं का सामने करने में। उत्तर प्रदेश में 22 लाख जमींदार, नवाब, ताल्लुकदार सबकी खत्म की। करोड़ों किसान जो जमीन जोतता बोता था उसका मालिक बना दिया गया। Biggest achievement was on the zamindari issue, getting rid of zamindari and giving the land to the poorest and the weakest sections of our society. पंत जी के कार्यकाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों में काफी विस्तार हुआ। शांति व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के अलावा पंत जी ने दलित वर्ग कल्याण में विशेष रुचि ली। जब भी वो दौरे पर निकलते थे, बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों का विशेष रूप से निरीक्षण करते थे। पंत जी की सबसे बड़ी स्थायी और कठिन उपलब्धि राज्यों का पुनर्गठन करना था। 31 अगस्त 1956 को संसद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास कर दिया और 1 नवंबर 1956 को भारत के नक्शे का रूप बदल गया। पंत जी ने जीवन भर राष्ट्र की सेवा की। 26 जनवरी 1957 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। मैं 1998 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो मुझे बहुत दूर दराज गांव में जाने का भी मौका मिला, नैनीताल क्षेत्र में। और एक चीज़ जो मुझे बहुत याद रही कि वहाँ किसी से भी मैं मिलती थी, जैसे कई वृद्ध लोग होते थे जिनका उनसे कभी संपर्क रहा होगा, या उनके बच्चे या उनके घर की महिलाएं, तो सब उनके बारे में जिस तरह सम्मान से और स्नेह से बात करते थे, तो मुझे लगा एक कोई भी राजनेता होता है, चाहे उसका कितना भी बड़ा कद हो, अगर उसकी मृत्यु के इतने वर्ष के बाद भी उसको इतने सम्मान और स्नेह से लोग उसके बारे में बात करते हैं। और कहीं भी बड़े शहरों की बात भी है, कहीं महाराष्ट्र में गई, कई जगह गई, तो जो भी जैसे पता होता था कि हमारा संबंध उनके साथ है, तो जिस तरह का स्नेह लोग देने लगते थे, उससे लगता है कि उन्होंने कितने लोगों का जीवन कितना छुआ होगा। 20 फरवरी 1961 का दिन था, 9 बजे शाम के थे और मैं उनके कमरे में गया। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर को बुलाएं, और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से कहा कि कागज़ हटाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी रहने दो, कल मुझे राज्यसभा में बहस का उत्तर देना है, तो अशोक सेन को बुलवाओ, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, तो वो उसका जवाब देंगे, ये कागज़ मैं उनको दे दूंगा। और जब तक लॉ मिनिस्टर नहीं आए तो तब तक उनको होश रहा। वो आए, कागज़ उनको उन्होंने बताया, उसके बाद वो बेहोश हो गए, फिर होश उनको नहीं आया। तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो देश के और समाज के कार्य में लगे रहे। 7 मार्च 1961 को 15 दिन की बेहोशी के बाद पर्वत पुत्र उन्हीं पर्वतों में विलीन हो गया जहां से उदित हुआ था। जे पीड़ पराई जान